नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो यह समझाती है कि आखिर अच्छे लोग बुरे काम क्यों करते हैं। एक ऐसी किताब है जो इंसानी मन की गहराइयों में छुपी अच्छाई और बुराई की सीमाओं को उजागर करती है। यह किताब बताती है कि अच्छे लोग भी बुरे काम क्यों और कैसे कर सकते हैं और इसके पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ताकतें काम करती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अच्छे लोग भी कैसे बन सकते हैं राक्षस? द ल्यूसीफर इफेक्ट एक ऐसी चौंकाने वाली किताब है जो हमें दिखाती है कि किस तरह परिस्थितियां, सामाजिक दबाव और सत्ता इंसान के अंदर छिपे अंधेरे को बाहर ला सकती हैं। इस वीडियो में हम इस किताब का गहराई से विश्लेषण करेंगे, हिंदी में, आसान और दिलचस्प अंदाज में। अगर आप मनोविज्ञान, अपराध और इंसानी व्यवहार की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कहानी सिर्फ स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी अच्छा था लेकिन हालातों ने उसे बुरा बना दिया। अभी देखें, सीखें और समझें कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है जब वो शक्ति और नियंत्रण के जाल में फंस जाता है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। पहले चैप्टर, बुराई का मनोविज्ञान, स्थितिजन्य चरित्र परिवर्तन। किताब की शुरुआत एक गहरे और चौंकाने वाले सवाल से होती है, क्या मैं भी बुरा बन सकता हूं? जिम्बार्डो हमें खुद से यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हम समझ सकें कि अच्छाई और बुराई के बीच की दीवार कितनी पतली और पारदर्शी है। 3 मनोवैज्ञानिक सत्य जिम्बार्डो इस अध्याय में 3 अहम बातें बताते हैं। नंबर 1, दुनिया में हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। नंबर 2, इन दोनों के बीच की सीमा बहुत ही धुंधली है। नंबर 3, कोई भी इंसान हालात बदलने पर फरिश्ते से शैतान बन सकता है। लूसीफर की कहानी और उसका प्रतीक। जिम्बार्डो बाइबल के लूसीफर, एक समय का सबसे प्यारा फरिश्ता, की कहानी बताते हैं जो अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण शैतान बन गया। यह रूपांतरण दिखाता है कि कैसे कोई भी अच्छा इंसान अगर हालात और इच्छाएं बदल जाए तो बुरा बन सकता है। बुराई की परिभाषा। जिम्बार्डो के अनुसार बुराई वह है जिसमें कोई जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें अपमानित करता है, अमानवीय बनाता है या नष्ट करता है, या फिर अपनी ताकत और सिस्टम का इस्तेमाल करके दूसरों से ऐसा करवाता है। यह बुराई केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिस्टम और समाज के स्तर पर भी हो सकती है। दूसरा, द अदर और समाज। इतिहासकार इलेन पेजल्स की मदद से जिम्बार्डो बताते हैं कि कैसे समाज में दूसरे, द अदर, को बुरा, अलग या खतरनाक मानकर हम अपने डर और नफरत को सही ठहराते हैं। यह सोच समाज में बुराई को बढ़ावा देती है, जैसे नस्लवाद, युद्ध या सामूहिक हत्याएं। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की भूमिका। जिम्बार्डो इस अध्याय में स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जो आगे किताब में विस्तार से आएगा। वे बताते हैं कि कैसे साधारण लोग जब उन्हें सत्ता या मजबूरी दी जाती है तो वे बुरे काम करने लगते हैं और खुद को सही भी मानते हैं। क्यों बदल जाता है इंसान? जिम्बार्डो का तर्क है कि बुराई का जन्म अक्सर हालात, सिस्टम और ग्रुप के दबाव से होता है, न कि सिर्फ किसी के अंदर की बुरी प्रवृत्ति से। जब इंसान की पहचान छुप जाती है, डी इंडिविजुएशन, जब सामने वाले को इंसान न मानकर दूसरा मान लिया जाता है, डिह्यूमनाइजेशन, जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब अच्छे लोग भी बुरा कर सकते हैं। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप खुद को हमेशा अच्छा मानते हैं तो सोचिए, अगर आपको अचानक पूरी ताकत या सत्ता मिल जाए या आप भीड़ का हिस्सा बन जाए तो क्या आप भी वही इंसान रहेंगे या हालात आपको बदल सकते हैं? जानने के लिए अगले अध्याय में जानिए कैसे साधारण छात्रों की जिंदगी पलट गई जब उन्हें एक जेल का गार्ड या कैदी बना दिया गया। अध्याय 2, स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग की शुरुआत, जब खेल बन गया हकीकत। प्रयोग की रूपरेखा। दूसरे अध्याय में फिलिप जिम्बार्डो हमें उस ऐतिहासिक प्रयोग के भीतर ले जाते हैं जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को हिला दिया। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, एसपीई। यह अध्याय विस्तार से बताता है कि कैसे एक साधारण सा मनोवैज्ञानिक प्रयोग कुछ ही दिनों में बुराई की प्रयोगशाला बन गया। छात्रों का चयन और भूमिका। 24 कॉलेज छात्र चुने गए।
सभी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और बिना किसी आपराधिक इतिहास के। इन्हें दो समूहों में बांटा गया, गार्ड, कैदी। सब कुछ रैंडम था, कोई भी गार्ड या कैदी बन सकता था, इसमें कोई पक्षपात नहीं था। नकली जेल की तैयारी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाई गई। असली जेल जैसी सलाखें, ताले और नियम बनाए गए। गार्ड्स को खाकी वर्दी, डंडे और चश्मे दिए गए ताकि उनकी पहचान छुप जाए। कैदियों को यूनिफॉर्म, नंबर, नाम की जगह और चेन पहनाई गई ताकि वे खुद को इंसान नहीं, कैदी समझें। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पहले दिन सब सामान्य रहा। गार्ड्स थोड़े सख्त, कैदी थोड़े घबराए हुए, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने लगा। गार्ड्स ने अपने रोल को इतनी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया कि वे कैदियों पर हुकूमत दिखाने लगे। बदलाव की शुरुआत गार्ड्स ने कैदियों को नीचा दिखाना, बेइज्जत करना और छोटी छोटी बातों पर सजा देना शुरू कर दिया। कैदियों ने विरोध करना चाहा, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। रात में गार्ड्स ने कैदियों को जगाकर उन्हें अजीब अजीब काम करवाए, जैसे पुशअप्स, अपमानजनक हरकतें और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा। मनोवैज्ञानिक बदलाव। गार्ड्स अपनी पहचान भूलकर पावरफुल बन गए। कैदी खुद को असहाय, डरे हुए और बेबस महसूस करने लगे। कुछ कैदी मानसिक रूप से टूटने लगे। उन्हें घबराहट, रोना और डिप्रेशन होने लगा। प्रयोग का असली मकसद जिम्बार्डो इस अध्याय में बताते हैं कि उनका उद्देश्य था यह देखना कि भूमिका, रोल और सत्ता, पावर इंसान के व्यवहार को कैसे बदल सकती है। यह प्रयोग दिखाता है कि सिस्टम और भूमिका अच्छे इंसानों को भी बुरा बना सकती है और वे खुद को गलत नहीं मानते। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप अचानक किसी ग्रुप में सबसे ताकतवर बन जाए और आपको सामने वाले को कंट्रोल करने की पूरी आजादी मिल जाए, तो क्या आप भी वही इंसान रहेंगे या आपके भीतर भी कुछ बदल जाएगा? जानिए अगले अध्याय में कैसे गार्ड्स की क्रूरता और कैदियों की बेबसी ने इस प्रयोग को खतरनाक बना दिया और क्यों जिम्बार्डो को यह प्रयोग समय से पहले बंद करना पड़ा। अध्याय 3, जब नियंत्रण छूटने लगा। सत्ता, प्रतिरोध और बुराई का विस्तार। कैदियों और गार्ड्स में बढ़ती खाई। तीसरे अध्याय में जिम्बार्डो विस्तार से बताते हैं कि कैसे स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के शुरुआती दिनों के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। गार्ड्स अब सिर्फ नियम लागू नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे थे। कैदियों के भीतर गुस्सा, डर और असहायता बढ़ने लगी थी। गार्ड्स की क्रूरता का बढ़ना। गार्ड्स ने कैदियों की आजादी और आत्मसम्मान को खत्म करने के लिए नई नई सजाएं और अपमानजनक काम निकालने शुरू कर दिए। कैदियों को घंटों तक लाइन में खड़ा करना, साफ सफाई करवाना और छोटी छोटी बातों पर कड़ी सजा देना आम बात हो गई। कुछ गार्ड्स ने कैदियों को आपस में ही लड़वाने या उनका मजाक उड़ाने जैसी हरकतें भी की। कैदियों का प्रतिरोध और उसका दमन। एक दिन कैदियों ने मिलकर गार्ड्स के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और गार्ड्स के आदेश मानने से इनकार कर दिया। गार्ड्स ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए और भी सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए स्पेशल सेल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसी सजा दी। गार्ड्स ने अच्छे और बुरे कैदियों के बीच फूट डालने की भी कोशिश की ताकि कैदी एकजुट न हो सके। मनोवैज्ञानिक असर। पहचान का खो जाना। कैदियों की पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि नंबर से होने लगी थी। इससे उनमें डिह्यूमनाइजेशन यानी अमानवीकरण की भावना गहरी होने लगी। गार्ड्स भी अपनी असली पहचान भूलकर सिर्फ अपनी भूमिका में डूब गए। वे खुद को न्याय का रक्षक और कैदियों को अपराधी मानने लगे। कुछ गार्ड्स इतने क्रूर हो गए कि बाद में खुद अपने व्यवहार पर हैरान रह गए। जिम्बार्डो की भूमिका। पर्यवेक्षक या भागीदार। जिम्बार्डो खुद भी इस प्रयोग में जेल सुपरिंटेंडेंट की भूमिका निभा रहे थे। वे भी धीरे धीरे एक निष्पक्ष वैज्ञानिक की बजाय सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे थे। यह दिखाता है कि कैसे सत्ता और भूमिका सिर्फ प्रतिभागियों ही नहीं बल्कि पर्यवेक्षकों को भी बदल सकती है। मानवता की परीक्षा। सिर्फ 6 दिनों में ही हालात इतने खराब हो गए कि कुछ कैदियों को मानसिक रूप से टूटने के कारण बाहर निकालना पड़ा। गार्ड्स की क्रूरता और कैदियों की बेबसी ने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या इंसान की अच्छाई सिर्फ हालात की मोहताज है? एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल,
अगर आप खुद को कभी बुरे हालात में फंसा हुआ पाएं, जहां आपकी पहचान, आजादी और आत्मसम्मान छीन लिया जाए, तो क्या आप भी टूट जाएंगे या आप में इतना साहस होगा कि आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सकें? जानिए अगले अध्याय में कैसे एक बाहरी हस्तक्षेप ने इस प्रयोग को अचानक रोक दिया, और क्या जिम्बार्डो और उनकी टीम को अपने ही प्रयोग से डर लगने लगा था। अध्याय 4, जब प्रयोग को रोकना पड़ा, इंसानियत की पुकार, बिगड़ती स्थिति और मानसिक टूटन। चौथे अध्याय में जिम्बार्डो विस्तार से बताते हैं कि स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। कैदियों की मानसिक हालत लगातार खराब होती जा रही थी। कई कैदी डिप्रेशन, घबराहट और मानसिक तनाव का शिकार हो गए। कुछ कैदी रोने लगे, चिल्लाने लगे और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। एक कैदी को गंभीर मानसिक तनाव के कारण चौथे ही दिन बाहर निकालना पड़ा। गार्ड्स की बेरहमी और भूमिका में डूबना, गार्ड्स की क्रूरता और बढ़ गई थी। अब वे कैदियों को नीचा दिखाने के लिए और भी अपमानजनक सजाएं देने लगे थे। गार्ड्स ने कैदियों को नग्न खड़ा किया, साफ सफाई के नाम पर अपमानित किया और सोने तक नहीं दिया। कई गार्ड्स को लगने लगा था कि वे सच में जेल के अधिकारी हैं और कैदी सच में अपराधी हैं। जिम्बार्डो और उनकी टीम की भूमिका, खुद जिम्बार्डो भी सुपरिंटेंडेंट की भूमिका में इतने डूब गए थे कि उन्हें प्रयोग की गंभीरता का एहसास नहीं हो रहा था। टीम के कई सदस्य भी इस अमानवीयता को नॉर्मल मानने लगे थे। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम में रहकर इंसान अपनी नैतिकता को भूल सकता है। बाहरी हस्तक्षेप, क्रिस्टिना मसलाज का आगमन। चौथे दिन जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड और युवा मनोवैज्ञानिक क्रिस्टिना मसलाज प्रयोग देखने आई। उन्होंने कैदियों की हालत देखी और गार्ड्स की बेरहमी पर गुस्से में कहा, ये लोग इंसान हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, कोई जानवर नहीं। क्रिस्टिना ने जिम्बार्डो को आईना दिखाया कि वे भी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और प्रयोग अब खतरनाक हो चुका है। प्रयोग का अचानक अंत, क्रिस्टिना की बातों ने जिम्बार्डो को झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि प्रयोग को 6 दिन में ही रोक दिया जाए, जबकि इसे 2 हफ्ते तक चलना था। जिम्बार्डो ने बाद में स्वीकार किया कि अगर क्रिस्टिना ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद वे और उनकी टीम भी नैतिकता भूल जाते। सीख और आत्ममंथन, जिम्बार्डो ने महसूस किया कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी नैतिक क्यों न हो, सिस्टम और भूमिका के दबाव में बदल सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कभी कभी बाहर से आई आवाज ही हमें हमारे अंधेपन से बाहर निकाल सकती है। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप किसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और धीरे धीरे आपकी नैतिकता धुंधली पड़ने लगे, तो क्या आपके जीवन में भी कोई क्रिस्टिना है जो आपको समय रहते रोक सके, या आप खुद को पहचान पाएंगे? जानिए अगले अध्याय में इस प्रयोग के बाद जिम्बार्डो और प्रतिभागियों की जिंदगी कैसे बदल गई और क्या यह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल गया। अध्याय 5, अंत, आत्ममंथन और सीख। जब बुराई से उबरने की राह मिली। प्रयोग का समापन और डिब्रीफिंग। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के 6ठे दिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जिम्बार्डो ने इसे समय से पहले ही रोकने का फैसला लिया। प्रयोग के अंत की घोषणा के बाद कैदियों और गार्ड्स दोनों को राहत मिली, लेकिन उनके मन में कई सवाल, डर और पछतावा भी था। जिम्बार्डो ने सभी प्रतिभागियों को इकट्ठा कर डिब्रीफिंग की, यह समझने के लिए कि इस अनुभव ने उनकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को कैसे बदल दिया। गार्ड्स में से कई को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, जबकि कैदियों ने बताया कि वे खुद को कितना असहाय और अपमानित महसूस कर रहे थे। जिम्बार्डो का आत्ममंथन और जिम्मेदारी। जिम्बार्डो ने खुद स्वीकार किया कि वे भी इस सिस्टम का हिस्सा बनकर नैतिकता की सीमा भूल गए थे। उन्होंने माना कि उनकी निष्क्रियता, सिन ऑफ ओमिशन, ने भी बुराई को बढ़ावा दिया, यानी जब बुराई हो रही थी तब भी उन्होंने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया। यह अनुभव उनके लिए भी एक गहरी सीख बन गया कि सिर्फ बुरे लोग ही नहीं, बल्कि अच्छे लोग भी गलत हालात में बुरे बन सकते हैं। व्यापक प्रभाव और समाज के लिए चेतावनी। जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अनुभव को अब्बू गरीब जेल कांड जैसे असली घटनाओं से जोड़ा, जहां आम लोग सत्ता, दबाव और सिस्टम के कारण अमानवीय काम कर बैठे। उन्होंने बताया कि बुराई सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि सिस्टम, समूह दबाव और परिस्थितियों का नतीजा भी हो सकती है। हीरोइज्म। अच्छाई की राह। अंतिम अध्याय में
जिम्बार्डो समझाते हैं कि अगर बुराई के हालात में अच्छे लोग बदल सकते हैं तो हीरो भी बन सकते हैं। हीरोइज्म का मतलब है गलत के खिलाफ खड़ा होना, भले ही ग्रुप, सिस्टम या ताकतवर लोग आपके खिलाफ हों। उन्होंने बताया कि हीरो बनने के लिए जरूरी है सिस्टम और हालात को पहचानना, भीड़ का अंधानुकरण न करना, नैतिक साहस, मॉरल करेज दिखाना, जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद के लिए आगे आना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। नंबर 1, खुद को कभी भी बुराई से अछूता न समझें। हर इंसान हालात के दबाव में बदल सकता है, इसलिए सजग रहें और खुद को जांचते रहें। नंबर 2, ग्रुप दबाव और सिस्टम की ताकत को पहचानें। अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां बुराई को सामान्य माना जा रहा है, तो सवाल उठाएं और अपने नैतिक मूल्यों को न भूलें। नंबर 3, नैतिक साहस, मॉरल करेज विकसित करें। गलत के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच में हीरोइज्म है। नंबर 4, दूसरों की मदद करें। अगर आप देखें कि कोई अन्याय या अमानवीयता का शिकार हो रहा है, तो चुप न रहें, मदद के लिए आगे आए। नंबर 5, आत्ममंथन करते रहें। अपने व्यवहार, फैसलों और सोच पर समय समय पर विचार करें कि कहीं आप भी सिस्टम या हालात के दबाव में तो नहीं बदल रहे। आपके लिए एक प्रेरक सवाल, अगर कल आप खुद ऐसी स्थिति में आ जाए जहां सिस्टम, ग्रुप या सत्ता आपको बुरे काम करने के लिए उकसाए, तो क्या आप सच में हीरो बन पाएंगे या हालात के आगे झुक जाएंगे? यही द लूसीफर इफेक्ट की सबसे बड़ी सीख है कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाना ही आपको असली हीरो बनाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप अपने जीवन में हीरो बनना चाहेंगे? तो दोस्तों, यह थी किताब द लूसीफर इफेक्ट की कहानी। यह किताब हमें हमारे अंदर छिपे दोनों पहलुओं को समझने का मौका देती है, रोशनी और अंधकार दोनों को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।